वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, ये आपका हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो में फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते थे सभी को कवर किए हैं फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो फ्रेंड्स सभी प्रकार की तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार उत्पाद पुलिस जिसका एग्जाम आपका 27 फरवरी से होने वाली है फ्रेंड्स, और 27 मार्च का जो बिहार फायरमैन का होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, जीके जीएस कॉमन होता है, कोई पार्टिकुलर परीक्षा के लिए कोई जीके जीएस नहीं होता है फ्रेंड्स, सभी मिक्स करके आता है। इसलिए सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और जो आपका जो पेपर कटिंग में 27 फरवरी को बिहार उत्पाद पुलिस का जो खबर आ रही है फ्रेंड्स कि रद्द हो गया है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। आप लोग पूरी जोर शोर से तैयारी में लगे रहें। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके रखिए फ्रेंड्स। एग्जाम के एक दिन पहले तक जो भी आपका कुछ मटेरियल इस तरह से अगर कुछ होता है फ्रेंड्स तो आपको उस पर मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने के लिए, और पीडीएफ भी उसी में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। और इस वीडियो के नीचे आपका ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जाकर टेस्ट भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी देर को मैं रात को वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को देखते चलना है और गेस करते चलना है, क्योंकि इसे आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट है। दिल्ली सल्तनत के सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? चलिए गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए गुलाम वंश के जो आपका संस्थापक था, पहला नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है फ्रेंड्स जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, वही गुलाम वंश की स्थापना किया था। पहला का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ठीक है, दो का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वैधानिक सुल्तान अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश था जो प्रथम दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में चांदी का टंका, तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। चौथा नंबर सवाल ध्यानपूर्वक देखते चलिए, और आंसर बोलने के पहले आप उसका आंसर भी सोच लीजिएगा, तभी आपका रिवीजन भी होता चलेगा फ्रेंड्स, और आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको याद है या नहीं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए, चार का मेरे ख्याल से। चौगान की कीड़ा, कीड़ा मतलब खेला होता है, के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। पूरा संस्कृत टाइप से लिखा हुआ है। चौगान मतलब आज के इसको पोलो कहते हैं, ठीक है। चौगान का ही जो आधुनिक नाम है जो आपका पोलो खेल है जो फ्रेंड्स। तो कीड़ा मतलब क्या होता है? खेल होता है। तो यही चौगान खेलते समय अश्व यानी घोड़ा पर से खेला जाता है ये, तो घोड़ा पर से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। चार का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल आपका है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, कम से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। पाँच का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। पाँच का देखिए एग्जाम में इस क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं पूछा जाता है सही नहीं है, हम समझते हैं क्या कि पूछा जा रहा है, तो नहीं है लास्ट में, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो जाता है जानते हुए प्रश्न का भी, ठीक है। अगर इसमें से कह देता है, जैसे क्वेश्चन क्या रहता है, इनमें से कौन सा बीमारी है जो आपका विषाणु जनित नहीं है? क्वेश्चन में रहेगा हाँ नहीं है, जल्दी जल्दी में हम पढ़ लेते हैं क्या फ्रेंड्स कि पूछा जा रहा है विषाणु जनित बीमारी है, तो इसमें आपका प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा नहीं वाला। तो पाँच का है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? पाँच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ठीक है। इक्तादारी का व्यवस्था ये नहीं किया था, इल्तुतमिश किया था फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन नहीं किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है का गयासुद्दीन बलबन के संबंध सही नहीं है, तो ये आपका गलत कथन है, पाँच का बी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल देखिए, खटोली की लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई थी? खटोली की लड़ाई है जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, खटोली की लड़ाई। अगला सवाल है, एक वीडियो में सिलेबस पर भी पुनः बताऊंगा फ्रेंड्स कि कौन कौन चैप्टर जो आपको पढ़ना है, तो कल शाम तक एक वीडियो में सिलेबस से और कटअप पर भी एनालिसिस करके मैं कल वीडियो प्रोवाइड आप लोग को करवाऊंगा।
7 नंबर सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। यानी दिल्ली का कौन सा, दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान था जो रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। यही क्वेश्चन अक्सर सेट में देखने को मिलता है, तो बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं हाईलाइटेड भी कर दिया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 का बी। 8वां नंबर सवाल का भी देखिए आपका हाईलाइटेड किया हुआ आंसर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मनोपाधि धारण की थी। तो अलादीन खिलजी ने इसकी उपाधि धारण की थी। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 9 नंबर सवाल आपका है, इसमें भी देखिए आपका हाईलाइटेड किया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अंतिम रूप से अब किसने किया था, बलबन ने उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। इसमें आंसर हाईलाइटेड नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको याद है या नहीं। तो चलिए, आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता है। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 11 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 3 1, उसके बाद 3, उसके बाद में 2, उसके बाद 4, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना जो बनाया था फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, तो दोआब में कर वृद्धि किया था, उसके बाद में राजधानी परिवर्तन किया था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, उसके बाद में खुरासन अभियान किया था। अब इससे देखिए कितने बहुत सारे सवाल बन रहा है। पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। ये सॉलिड क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। दोआब कर में वृद्धि किसने किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये दो क्वेश्चन इससे बन रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। खुरासान अभियान भी चलाया था किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, इसमें भी कह रहा है कि कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बर, तुर्क, खिलजी, ये सभी वंश है जो फ्रेंड्स आपका किस पे, तो दिल्ली पे सल्तनत पे किया था फ्रेंड्स, शासन किया था ना। तो इसका है जो फ्रेंड्स किस तरह से होगा, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आया था कौन फ्रेंड्स, तो इल्बरी तुर्क आया था। उसके बाद में आपका आया था खिलजी वंश, उसके बाद में आया था आपका तुगलक वंश, उसके बाद में आया था आपका लोदी वंश, उसके बाद में आया था उसके बाद आया था सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश, उसके बाद आया था लोदी वंश, सबसे लास्ट में लोदी होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड लोदी वंश का अंतिम शासक था जो आपका इब्राहिम लोदी था ना। इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत की प्रथम लड़ाई याद करिए, तो आपका उस पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी ना। तो 12 का करेक्ट आंसर डी होगा। सबसे पहले 4 हो गए फ्रेंड्स आपका इल्बर्क तुर्क, उसके बाद 5वां नंबर हो गया खिलजी वंश, उसके बाद में 1 नंबर तुगलक वंश, उसके बाद में 3 नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका सैयद वंश, और लास्ट में लोदी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है फ्रेंड्स कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स, तो 13 का करेक्ट आंसर ही हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या की। 14 का करेक्ट आंसर बलबन हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। बाजार सुधार लागू किसने किए थे, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अलादीन खिलजी। देखिए, दिल्ली सल्तनत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पूरा जरूर रिविजन कर ले। 15 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका बाजार नियम जो लागू कराया था, सुधार लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह जो था फ्रेंड्स आपका अलादीन खिलजी ही किया था। तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आपका है कि अलादीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रामचंद्र देव। अलादीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव था। 17 नंबर सवाल को देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। मोहम्मद बिन तुगलक, 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था फ्रेंड्स, ये दर्शन शास्त्र में कुशल था। ऑप्शन नंबर डी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए कि
किसके शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? 18 का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि नहीं, किसके शासनकाल में मोरक्को, यानी इब्न बतूता था जो कहाँ के निवासी था, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोरक्को देश का रहने वाला था। अब किसके शासनकाल में ये आया था फ्रेंड्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आपका इब्न बतूता मोरक्को देश के निवासी आया था। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 नंबर की, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 19 का कौन सा कथन सत्य है? खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस आ रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया था। ये आपका कथन है जो बिल्कुल सही है। जब मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था ना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यही आपका है जो 1 नंबर इसमें सही दे रहा है। क्या कूट में आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स इसका? जी हाँ कूट में, तो और इसमें देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था सिंगल में था। तो पहला नंबर तो आपका सही है फ्रेंड्स। और देखिए दूसरा नंबर क्या है आपका, कि औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था। ये भी आपका सही लग रहा है फ्रेंड्स, 19 का, ये भी सही है। फिर आपका है फ्रेंड्स तीसरा, ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए थे। बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम से कोई सिक्का जारी नहीं, ये भी आपका सही है। चौथा, राज्यरोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। बिल्कुल सही, जब तब भी वो गुलाम था। तो ये इसका 4 सही है। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, ये आपका गलत है। ये कोई भी आपका पदवी, ये सुल्तान की पदवी ये ग्रहण नहीं किया था। यानी कि 1 2 3 4 तक इसका कथन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो आपका सही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। 5वां नंबर है जो सुल्तान की पदवी इन्होंने नहीं धारण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 का। 20 नंबर सवाल को देखिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? 20 का मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होली त्यौहार के, देखिए होली है जो आपका हिंदुओं का त्यौहार है फ्रेंड्स, और सार्वजनिक उत्सव में जब हुआ था तो इसमें पहली बार भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से किसने सन 1328 से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के का प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी? तांबे का। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए विरोधी का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें कि दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखिए एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था जजिया कर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका पुनः मैं एक बार रिपीट करूँगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हुआ। आप लोग गेस भी कर लिए होंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर, सॉरी फ्रेंड्स ब्राह्मणों पर जजिया करना मुसलमानों पर बोल दे रहा था, मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी माइंड से बात निकल जाता है फ्रेंड्स। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये क्वेश्चन होगा, मैं मुसलमानों पर बोल दे रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। कभी कभी क्या है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ बात में दूसरी बात आने लगती है, तो इसमें वहाँ पर बोलने में मिस्टेक होता है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जिसने ब्राह्मणों पर, यही क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। उसमें भी मैं शायद जो पहले वाला वीडियो फ्रेंड्स उसमें भी मैं मुसलमान ही बोल दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मण पर, पहले ब्राह्मण पर नहीं लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था। अब चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहाँ बनता है कि जजिया कर का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर शुरुआत किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया था फ्रेंड्स? तो अकबर है जो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और पुनः जजिया कर को आगाज किसने किया था? पुनः जजिया कर को लागू किसने किया था? तो औरंगजेब है जो पुनः औरंगजेब है जो पूरा है जो फ्रेंड्स आपका जजिया कर को लागू कर आया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यही ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम जजिया कर किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। समाप्त किसने किया था? अकबर ने। अब पुनः शुरुआत किसने किया था? तो आपका औरंगजेब ने। 24 नंबर सवाल को देखिए कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद में। दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है। अब देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन देखिए अक्सर सेट में देखने को मिलता है, प्रैक्टिस सेट में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी
दिल्ली से स्थानांतरित कर कहाँ किया? तो कहाँ किया? दौलताबाद। ठीक है, ये दौलताबाद दिल्ली से स्थानांतरित कर अपनी राजधानी किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दौलताबाद कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद में पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। 25 नंबर, लोधी वंश के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लोधी वंश। तो लोधी वंश किसके ने किया था? इसका संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो कुतुबुद्दीन है, जो गुलाम वंश की स्थापना किया था, राजधानी लाहौर को बनाया था। 27 नंबर सवाल को देखिए, फास्ट थोड़ा करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान देता था। 18 नंबर, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तैमूर लंग भारत पर 1300 कितना किस कर लिए होंगे आप? 98 में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर सवाल, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए, इसमें एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है फ्रेंड्स। इसमें एक भी क्वेश्चन है जो स्किप करने लायक नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, याद करते चलना है फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश था, जो फ्रेंड्स मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था। 30 नंबर सवाल है, रानी पद्मिनी का नाम अलादीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है, रानी पद्मिनी का नाम जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम क्या था? 30 का, तो देखिए रानी पद्मिनी का पति का नाम राणा रतन सिंह था। ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, किसके कहने पर अलादीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया था? देखिए, अलादीन खिलजी था फ्रेंड्स, इसको मतलब इसका भी मोटिव था क्या? सिकंदर जैसा महान बनने का, विश्व विजय बनने का। लेकिन किसी के कहने पर वो, ये जो धारणा था इसके मन में कि विश्व सिकंदर के जैसा हमको विश्व विजयी बनना है, उसका योजना को परित्याग कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये अलाउल मुल्क के, ठीक है, अलाउल मुल्क ने इसे मना किया था कि वो ख्वाब को छोड़िए, तो वो अपना उसका परित्याग कर दिया था। तो किसके कहने पर अलादीन खिलजी ने परित्याग कर दिया था विश्व विजयी बनने के लिए? तो अलाउल मुल्क के। 32 नंबर सवाल को देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद कह सकते हैं शॉर्ट में। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नसीरुद्दीन महमूद। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद है जो इसका अंतिम शासक था। एक देखिए अलग अलग लिखा, कहीं पर एक ही में लिखा हुआ रहता है, नसीरुद्दीन ददा संयुक्त रहता है महमूद। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला शासक है फ्रेंड्स कि अलादीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गाजी मलिक बना था। ठीक है, अलादीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो यही गाजी मलिक बना था फ्रेंड्स, जो क्या था पहले? तो सेनाध्यक्ष था। 34 नंबर सवाल को देखिए, अलादीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? ठीक है, देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो अलादीन खिलजी ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलता है तारीख फिरोज शाही से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, अलादीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाया था फ्रेंड्स, बाजार व्यवस्था के बारे में जो चलाया था, उसकी जानकारी तारीख फिरोज शाही से मिलती है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली के किसके द्वारा लाए गए थे? टोपरा मेरठ से 2 अशोक के 2 स्तंभ लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल आपका है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और बहुत प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखने को मिलेगा। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हक ए सर्ब, देखिए हक ए सर्ब क्या है, ये भी पूछा जाता है। ये सिंचाई कर का है, ठीक है, इसको क्या है? सिंचाई कर का नाम है। सिंचाई कर को ही हक ए सर्ब के नाम से जाना जाता था। तो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधरवाने के लिए कार्य किया था। 38 हो गया। 39 नंबर सवाल आपका, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण अभी देखिए थे फ्रेंड्स, हम लोग किया था 1398 में, याद रखिएगा। तो तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। अगला, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के जो परिसर था उसमें कौन सा मस्जिद बनाया गया था? तो जमैयत खाना मस्जिद बनाया गया था। तो कौन बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 41 नंबर सवाल है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? चलिए 41 का, तो सबसे पहले कौन होगा फ्रेंड्स? खींच कीजिए अफगान शासकों में ना, तो सबसे पहले होगा आपका बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। सी करेक्ट आंसर इसका होगा। 42 नंबर सवाल देखिए, सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की थी? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन यानी कि बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा जा सकता है। तो 42 का हो जाएगा फ्रेंड्स, खिलजी शासकों ने किया था ये सब। सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का जो परंपरा शुरुआत किया था, ये खिलजी वंश के शासकों ने किया था। जो भारतीय थे उनको उच्च पदों पर भी नियुक्ति दी जाने लगी थी। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? टॉप मोस्ट वीवीआई। चलिए गेस कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग सही कर लिए होंगे। चलिए मैं सही आंसर बताता हूँ, मिलाइए आपका सही हुआ गलत। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। 44 नंबर, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? 44 का करेक्ट आंसर डी, लोदी। 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर किए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 45 का। तो देखिए सिकंदर लोदी है, जो अनाज पर कर लगाया जाता था उसको समाप्त कर दिया था, सिकंदर लोदी। 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई है? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुल्तान बलबन का मकबरा। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब, जिसको क्या कहते हैं टू आर्क भी कहा जाता है, पाई गई है? तो सुल्तान बलबन का मकबरा में ये आपका मेहराब अर्थात टू आर्क पाई गई है। 47 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? 47 का, तो देखिए भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारों देखा जाए तो व्यापारी लोग थे। ऑप्शन नंबर डी आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आपका, चालीसा कौन थे? ठीक है, देखिए चिहलगानी कहे, चेहलगानी या चालीसा कौन थे फ्रेंड्स? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तुर्क गुलाम सरदार का एक संगठन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुर्क गुलाम सरदार था, जो आपका चालीसा था, चेहलगानी था। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल आपका है, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? देखिए रजिया सुल्तान के नाम सुने हैं ना, तो रजिया सुल्तान का जो विश्वास पात्र था, भरोसेमंद था, क्या नाम था उनका? अमीर याकूत खां। ये अमीर याकूत खां जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो 49 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये अबसिनिया के निवासी थे। अमीर याकूत खां जो आपका रजिया का सबसे विश्वास पात्र आदमी था। तो कहाँ का? अबिसिनिया का। 50 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उल्गू खां के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए गेस कीजिए। उल्गू खां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को उल्गू खां भी कहा जाता था। ठीक है, 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? बलबन, 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जलालुद्दीन खिलजी के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। ऑप्शन नंबर 51 का 51 का जो करेक्ट आंसर, एक मिनट फ्रेंड्स, नहीं ये नहीं होगा फ्रेंड्स, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ में मिस्टेक हो रहा था।
50 का तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, 50 का तो आपका सही हो गया ना कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उल्गू खां, तो ये तो सही है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये बलबन अपनी पुत्री ना थी, ये आपका नासिरुद्दीन महमूद से कहा था। देखिए नासिरुद्दीन महमूद फ्रेंड्स जो आपका क्या इसका बारे में कहावत है, एक टोपी सीकर जो अपना मतलब कि जीवन बसेरा करता था फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस नसरुद्दीन महमूद को कहा था, उसी से विवाह करवाया था। अभी याद आ रहा है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 100% यही होगा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था, तो नसरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था। इसी को टोपी सीकर गुजर बसर करने वाला शासक भी कहा जाता है, ठीक है। तो 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 52 नंबर सवाल को देखिए, सिजदा, ये भी टॉप मोस्ट VVI है। VVI करने का मतलब फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सिजदा और पोबूस की रस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी। चलिए, सिजदा और पोबूस जो सिर झुकाकर प्रणाम करने वाला था और पोबूस युद्ध प्रथा था फ्रेंड्स, इसका शुरुआत किसने कराया था। 82 का 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बलबन ने करवाया था। ये पूछा जाता है, सिजदा और पोबूस परंपरा का शुरुआत बलबन ने। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था, रजिया बेगम का। 53 नंबर सवाल का तो तुर्कों का था, ठीक है। बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो आपका तुर्कों का हाथ माना जाता है। अगला 54 नंबर सवाल को देखें, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। ये भी टॉप मोस्ट VVI है। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी, किसने की थी। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक कर सकते हैं या गाजी मलिक। देखिए कहीं गाजी मलिक रहेगा, कहीं गयासुद्दीन तुगलक, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने किया था। 56 नंबर, ये भी देखिए VVI क्वेश्चन है। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। सबसे पहले नगद वेतन कौन देता था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका 56 का सी करेक्ट आंसर अलादीन खिलजी है, जो सर्वप्रथम नगद वेतन देने वाला सुल्तान था। तो 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए कि जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 57 का बी। 58 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन तुर्क चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। 58 का 57 का करेक्ट आंसर हो गया था आपका फ्रेंड्स बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन क्या था, जैन मुनि जिन प्रभासूरी की सल्तनत कालीन शासक के संबंधित थे, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के थे 57 के। और 58 का है जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इमादुद्दीन रेहान। निम्न में कौन तुर्क चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, देखिए करा है ना, तो ये आपका नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी बलबन, कुतलग खान और बहाउद्दीन तुगरील ये सभी जुड़ा हुआ था। नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान है, जो आपका तुर्कान ए चिहलगानी से नहीं जुड़ा हुआ था। 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर आपका 59 देखिए, 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अलादीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए अलादीन का कौन सा गुलाम था वो जो देवगिरी आक्रमण हुआ था, फ्रेंड्स उसका नेतृत्व किया था, तो मलिक काफूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर सवाल आपका देखिए है कि अलादीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। ये आपका कथन है, ठीक है। तो कथन ए में है अलादीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, ये तो आपका बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कारण कह रहा है कि वह दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इस जो आपका है फ्रेंड्स दूसरा कथन ये है। तो पहला जो आपका 60 का ए वाला है जो फ्रेंड्स बिल्कुल सही कथन है, वो दिल्ली आपका अलादीन खिलजी दिल्ली में मूल नियंत्रण प्रणाली का आरंभ किया था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो दूसरा वाला कथन है वो आपका भवन निर्माण में कारीगरों को वेतन कम करना चाहता था, इसके लिए ये आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 का सी हो जाएगा, ठीक है। सही, ये सही है परंतु आर है जो क्या है गलत है।
आप चलिए फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम लोग इम्पॉर्टेंट यहाँ 60 क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स, और इसी में आप देखेंगे पार्टिकुलर रूप से दिल्ली सल्तनत में प्रशासन एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कह रहा है, एक से चलेंगे सल्तनत काल, इसमें टोटल दिल्ली के प्रशासन और अतिथि से फ्रेंड्स टोटल आपका लगभग 23 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित किए, कर के बारे में आपका सुमेलित करना है। जजिया कर गैर मुस्लिम कर था, ये तो अब सही है। जक़ात था जो मुस्लिम ये भी सही है फ्रेंड्स, जक़ात वही मुस्लिम धार्मिक कर था। खराज ये भी सही है, इसका सभी सीरियल दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए सभी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जजिया है जो गैर मुस्लिम से है, कर से है। जक़ात है जो हो गया मुस्लिम धार्मिक कर, खराज हो गया गैर मुस्लिम भूमि कर, और खुम्स हो गया जो लूटी गई संपत्ति से संबंधित कर है, खुम्स याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था, तो आपका 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है। तीसरा नंबर सवाल है कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। 3 नंबर सवाल के निम्न कथनों पर विचार करना है और इसका आपको जवाब देना है। कह रहा है हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीता का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका है जो आपका इसी के द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो अभी हम लोग कव्वाली के नाम से जानते हैं उसकी शैली की शुरुआत है जो किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने ही आपको किया था उस शैली को, और पहला भी आपका सही है। तो चलिए 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन का फ्रेंड्स, ये 3 नंबर सवाल था ना, 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। 4 का करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आपका है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। चलिए इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इकता व्यवस्था इल्तुतमिश, बैठ भी जाता है इकता इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभाग से सुमेलित कीजिए। 6 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सल्तनतकालीन में जो भूमि अधिकारी था, क्या था इसमें अधिकारी जो था किससे कौन था संबंधित, ये आपको देखना है। ये सवाल नंबर कितना है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 का देख लें, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो सवाल नंबर कितना 6 है ना, वजीर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वजीर है जो किसको कहा जाता था, तो 6 का ये अर्थ विभाग देखता था, सही है। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग, ये भी सही है। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग, सद्र उस सुदूर, ये भी सही है फ्रेंड्स। काजी उल कुजात न्याय विभाग, इसमें भी देखिए आपका सामने सामने दे दिया है फ्रेंड्स। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद कर ले। आपका वजीर जो अर्थ विभाग को देखता था, आरिज ए मुमालिक है जो सैन्य विभाग, सद्र उस सुदूर है जो धार्मिक विभाग देखता था, और काजी उल कुजात था जो न्याय विभाग को देखता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 7वां नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका सही है। दीवान ए अमीर कोही किसको, मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए खैरात फिरोजा तुगलक, ये भी सही है। दीवान ए रियासत बलबन को नहीं कहा जाता था फ्रेंड्स, इसका ये सुमेलित नहीं है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित है, याद रखिएगा।
8 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? चलिए बताएं, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? 8 का करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। हिंदी खड़ी बोली का अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें। 9 नंबर सवाल आपका है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। 10 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसके कहा जाता था? चलिए 10 का अमीर खुसरो को कहा जाता था। 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? 11 का तो देखिए अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में तलैया या यजकी कौन थे? 12 का तलैया यजकी एक गुप्तचर थे फ्रेंड्स, ठीक है, गुप्तचर संस्था था वही, इसी का नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मध्यकालीन भारत में तलैया और यजकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा। तलैया जो तह तक जाता था, एक तरह से कहिए, टिक बैठाना है तो ये गुप्तचर था, तह तक जाकर के आपका गुप्त सूचना देता था, ये गुप्तचर लोग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 से सूची में सुमेलित करना है और सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। कितना? 13 नंबर सवाल में दिया जियाउद्दीन बर्नी, 13 का तो जियाउद्दीन बर्नी था जो कौन था फ्रेंड्स? आपका ए का हो जाएगा 3 नंबर, याद रखिएगा। तारिक ए फिरोज शाही इसका हो जाएगा। हसन निजामी हो जाएगा जो आपका बी का 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। ताजुल मसीर का, फिर मेहनाज ए सिराज तो 4 का सी का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तबाकत ए नासरी बच गया। याहिया बिन अहमद इसका एक हो जाएगा। तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए आपका, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सब अमीर खुसरो के द्वारा ही शुरू किया गया था। कव्वाली हो गया फ्रेंड्स, ये सब उसी के द्वारा। 15 नंबर, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अमीरों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है सल्तनत काल में? तो ऑप्शन नंबर बी लोधी काल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोधी वंश का है जो फ्रेंड्स है जो अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तूतीय हिंद, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? या तोताए हिंद या तूतीय हिंद का जन्म कहिए फ्रेंड्स। तोताए हिंद या तूतीय हिंद अमीर खुसरो अर्थात का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटियाली में हुआ था। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का अर्थ क्या था सल्तनत काल में? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहता था? फवाजिल कहते थे, ठीक है। फाजिल एक तरह से याद रखें फ्रेंड्स, इस तरह से ही पता चल जाता है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था। फवाजिल यानी फाजिल कहिए, फाल एक्स्ट्रा कह सकते हैं टिक के लिए। तो ये क्या था? फवाजिल था सल्तनत काल में। तो इक्तादारों सरकार खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही फाजिल हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से भी याद रखें। 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। 18 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौधरी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये आपका चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, तारीख ए दिल्ली, रेहला और तबाकत ए नासरी। आपको इसमें करना है तारीख ए हिंद के कौन था फ्रेंड्स लेखक? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख ए हिंद का हो जाएगा आपका अलबरूनी हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक मिनट, ए का 3 हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 का 3, बी का 4, तारीख ए दिल्ली, बी का 4 अमीर खुसरो, रेहला सी का 1 इब्न बतूता रेहला का है, ठीक है। और तबाकत ए नासरी के कौन था? तो आपका 19 2 हो जाएगा, मिनहाज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पुनः से देख लीजिए, यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ। 1 का तारीख ए हिंद का हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 1 का 3 हो जाएगा अलबरूनी होगा। बी का 4 है फ्रेंड्स, तारीख ए दिल्ली का होगा अमीर खुसरो। और आपका तबाकत ए नासरी का हो जाएगा फ्रेंड्स कौन? तो आपका इब्न बतूता। और सी का हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका 2 हो जाएगा आपका मिनहाज। अगला सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल भी आपका हुए फ्रेंड्स, आपका फिर से है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रंथ और उसका सुमिलित करना है, लिखित ग्रंथों को सुमिलित करना है। कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था वही सब
पहले बता चुका हूँ कि इसमें प्रशासनिक और साहित्य देखेंगे दिल्ली सल्तनत का। तारीख ए यामिनी के लेखक कौन था फ्रेंड्स? 20 नवंबर का देखिए, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा। तारीख ए यामिनी है ना, तो इसका तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उतबी के द्वारा ही लिखा गया था, ये सही है। फुतुहात, ठीक है फ्रेंड्स, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोजातुल, ये भी सही है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, ये भी सही है। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी का जियाउद्दीन बरनी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इतिहासकार जो बर्नी था वो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? इसका करेक्ट आंसर ये होगा, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, यही कारण है। 21 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात भी है फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल देखिए, हदीस है एक, हदीस क्या है एक? 22 का, तो 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या होगा, गेस कीजिए। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? तो यह एक इस्लामिक कानून है। तो सवाल नंबर आपका 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थे? चलिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी लोग उर्दू मारते हैं, ठीक है, लेकिन उर्दू नहीं होगा। मुगल काल मुस्लिम लोग था फ्रेंड्स, लेकिन दरबारी भाषा और साथी जो कौन थी? फारसी थी। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी रात हो चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए सुबह के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो आपको फारसी। चलिए, अब अगला दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वहाँ दिल्ली सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य के बारे में से संबंधित जो प्रश्न मिलता है, तो ये इसके बाद में है जो आपका दिल्ली सल्तनत है, जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का। पहला नंबर सवाल क्या है आपका, वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, को इंगित कीजिए। क्या होगा फ्रेंड्स? बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का, सही। इसमें क्या कर रहा है? सुमेलित नहीं है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूसुफ आदिल शाह है जो अहमदनगर के नहीं था फ्रेंड्स यहाँ का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सुमेलित नहीं है। बाकी बाज बहादुर जो मालवा का शासक, ये भी सही है फ्रेंड्स। कुतुब शाह गोलकुंडा का, ठीक है। सुल्तान मुजफ्फरपुर शाह गुजरात, ये आपका सही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? 2 का, तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहता है? हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, सभी लोग याद रखें फ्रेंड्स, प्राचीन नाम गोलकुंडा, अभी इसको किस नाम से? हैदराबाद से। 3 नंबर सवाल देखें, होयसल की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैलविड नाम है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका है, सूची सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आदिली शाही हैदराबाद, कुतुब शाही बीजापुर, निजाम शाही गोलकुंडा और आपका सरकी शाही जौनपुर, क्या सही सुमेलित है? तो चलिए सब फ्रेंड्स, आपका सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका ए है ना, तो ए का 2 होगा, बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, सी निजाम शाही 1 हैदराबाद, ठीक है। बच गया फ्रेंड्स आपका क्या? सारकी शाही तो जौनपुर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, दार समुद्र, यादव, वारंगल, चोल, मदुरा, एक ही इसमें सुमेलित है फ्रेंड्स। तो 5 का जो आपका होयसल दार समुद्र है, ये आपका सुमेलित है, बाकी ये सभी जो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आपका है,
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन भी आया फ्रेंड्स, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जैनुल आबादीन है जो फ्रेंड्स कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला फ्रेंड्स, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, ये पूछा जाता है 7 का। तो बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी फ्रेंड्स गुलबर्गा था, ठीक है, याद रखिए प्रथम राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा था। अगला फ्रेंड्स, निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था। भारत का सिराज पहले किसे कहा जाता था, 8 का करेक्ट आंसर होगा जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला फ्रेंड्स, सुमेलित करना है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारत राज्य और वर्तमान क्षेत्र। 9 का, तो 9 का देखिए क्या है फ्रेंड्स, आपका चंपक है, मध्य भारत दुर्गर है जम्मू, और कुलूत है जो मालबार है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल 2 ही है जो आपका सही है, ठीक है, केवल 2 नंबर है जो आपका सही, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र, तो ये आपका है जो फ्रेंड्स दुर्गर है जो आपको जम्मू में, ये आपका वर्तमान क्षेत्र यहाँ पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर सवाल आपका है, गुजरी महल किसने बनवाया था, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपका मानसिंह तोमर ने करवाया था गुजरी महल का निर्माण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। एक साइड में आपका स्मारक है फ्रेंड्स, दूसरे साइड में संबंधित उससे शासक है, कौन सा स्मारक से कौन सा शासक संबंधित है ये आपको करना है। सवाल नंबर 11 का, 11 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1 का दोहरा गुम्बद। दोहरा गुम्बद है जो किससे शासक से संबंधित है, तो आ जाइए आपका चौथा सिकंदर लोदी से। अष्टभुजीय मकबरा है जो किससे संबंधित है, तो ये आपका शेरशाह सूरी से संबंधित है। सत्य मेहराबीय मकबरा है जो किससे संबंधित है, तो ये आपका इसी से बलबन से संबंधित है। गोल गुम्बद है जो किससे संबंधित है, तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है आपका, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत के पोलीगार था जो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक था। 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, बहुत अच्छा सवाल है। जौनपुर नगर का स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का भी। 14 नंबर सवाल देखिए, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। 14 का, तो ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन करवास कर दिया गया था, इसी तरह से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हो गया था। 14 का ए। 15 नंबर सवाल, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुसैन शाह था जो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। 16 का करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स मुनि सुदूर सूरी, तो था, नाथा भी था, टिल्ला भट्ट भी था। ये मुनई विजय सूरी है जो आपका कुंभा के दरबार में नहीं था, ऑप्शन नंबर डी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, कथन पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैनुल आबादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, क्या है। 17 का, तो 17 का हो जाएगा फ्रेंड्स बुर्ज भी है, बौद्ध पगोंडाओं से समानता ये भी दिया गया है, फारसी शैली सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए याद रखिएगा कि जैनुल आबादीन, जिसे आपका अभी हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखे थे फ्रेंड्स, आपका जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है ना। तो इसने फ्रेंड्स क्या क्या था, द्वारा पूरी की गई कश्मीर का जमा मस्जिद इसने बनवाया था। तो इसमें बुर्ज भी था, बौद्ध पैगंडाओं से समानता था, फारसी शैली सभी था इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर सवाल, जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जौनपुर नगर, तो ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक की। जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक की। 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। मुस्लिम शासकों में किस एक को, देखिए मुस्लिम जितने भी शासक थे उसमें से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण
उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के कहकर पुकारती थी। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। धर्मनिरपेक्षता यानी कि कोई विशेष पार्टिकुलर धर्म में नहीं विश्वास रखता था, जो भी जिसको मानना है फ्रेंड्स, यानी कि पूरा छूट था, तो इसीलिए इसको जगत गुरु कहकर पुकारा जाता था। तो किनको? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को पुकारा जाता था। 20 नंबर सवाल को देखिए, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 21 नंबर सवाल, सूची सुमेलित करना है आपको, दिया हुआ है फ्रेंड्स इधर राज्य इसके संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 20 का तो आपका हो गया था फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो 20 का तो देख लेते फ्रेंड्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। और 21 नंबर सवाल में आपका है संस्था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 21 का, जौनपुर के संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर ख्वाजा ए जहाँ, ये तो सही है। मालवा का दिलावर खां गोरी, 21 का, ये भी सही है। गुजरात का जफर, ये तो सही है फ्रेंड्स, जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह, यानी सभी तो इसमें सही है। 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल है, उस विदेशी यात्री का पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकितिन, ठीक है, ए निकितिन, यही है जो आपका बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया। ऑप्शन नंबर ए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। 23 का करेक्ट आंसर होगा, प्रताप रुद्रदेव ने आपको मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 24 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, जो आज का लास्ट सवाल है। दिल्ली सल्तनत से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे सभी को शामिल किए थे, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? आगे बढ़ाने की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसको जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर 24 का डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने का काम जोनराज और कौन? श्रीवर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, कल से आपका जो एग्जाम तो रद्द नहीं हुआ फ्रेंड्स, 27 को आपको एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाए फ्रेंड्स। कल से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव में रहूँगा, समय निकाल करके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।